कत्ल की जो अंदर होरनाक वाकया है ये 5 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ और अब स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो फाइनली उस मरले में दाखिल हो रही है जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज से 5 साल पहले जिन दो लड़कों ने यहां पर इन्हीं बुशेस के पीछे जो ग्रीनरी नजर आ रही है यहां पर छुपे हुए थे, कई दिन वो इमरान फारूक साहब का ताकुब करते रहे और उसके बाद इमरान फारूक अपने घर की तरफ गए। जो आपको नजर आ रहा है यहाँ बड़े बड़े पौधे हैं, इनमें से वो नमूदार हुए वो दोनों लड़के जिनका नाम मोहसिन और काशिफ बताया जाता है और उन्होंने चाकू और ईंटों के वार से इमरान फारूक साहब को यहीं पर मर्डर किया उनके घर के बिल्कुल आंगन में। तो वो जो दो लड़के थे जो इससे पहले हमें पता नहीं था, उसके बाद अब उनकी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में से एक लड़के की जारी है। वो जो हकायक है और जो सामने आ रहे हैं, जो जराये की इतला उसे पता ही चल रहा है कि इमरान फारूक को जो मर्डर किया गया उसके रीजन सियासी थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी यही बताया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने पे काम कर रहे थे। इसका इल्जाम जिस तरह डाला जाता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर, वो सिर्फ एक संगीन इल्जाम ही है और हम उम्मीद करते हैं कि उस इल्जाम में से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी है वो सुर्खरू होकर निकलेगी और इस इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां से मैं आपको ले जाना चाहूंगा स्कॉटलैंड यार्ड के उस हेडक्वार्टर में जहां पे ओरिजिनली बात जिनके ऑफिस के अंदर ओरिजिनली तहकीक हो रही है, प्योर तहकीक, विदाउट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी मीडिया इन्फ्लुएंस। और उस तहकीक से जो मंजरनामा खिंचेगा उससे इंग्लिस्तान और पाकिस्तान के इस दिहाई के सबसे बड़े मर्डर ट्रायल का हल हमें नजर आएगा। ये पॉलिटिकल मर्डर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ तो बरतानिया में, लेकिन इसकी इंप्लीकेशन पाकिस्तान, खास तौर पे पाकिस्तान के शहर कराची के लिए बहुत ह्यूज है। हमारा आपका साथ रहेगा इस एक्सक्लूसिव शो में। आपको यहाँ से अब लेके चलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड और वहाँ आपको मजीद कुछ हकायक बताते हैं इसी मर्डर को, इस मर्डर की कंट्रोवर्सी को लेकर। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हमारे यूरोप और यूके के ब्यूरो चीफ अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। इससे पहले इनकी रिपोर्टिंग जो हुई है इस मामले के ऊपर, ख्वाह वो मामला मोहसिन को गिरफ्तारी का हो या दो लड़कों के खाके निकालने का हो या खालिद शमीम साहब के हवाले से हो, स्कॉटलैंड यार्ड की जितनी भी तहकीकाती खबरें आई हैं सबसे पहले इन्होंने ब्रेक की पाकिस्तान में हमारे लिए। अजहर जावेद साहब एक तो बता दीजिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? जी कामरान साहब, बड़ा ये लेंथी प्रोसेस था और पिछले तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर को सितंबर में 5 साल हो जाएंगे। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने बड़ी मेहनत की है इसमें और अब आप देख रहे हैं कि बरतानवी पुलिस की जो टीम है वो इस्लामाबाद में उसने इन्वेस्टिगेशन की है 3 मुल्ज़मान से। हम जो पहले रिपोर्ट करते रही है जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से पुलिस यहाँ से टीम गई है उसने इन्वेस्टिगेट की और उसमें वो भी एक नौजवान शामिल है जिसका हमने बताया था कि यहाँ से मर्डर करके वो श्रीलंका गया और श्रीलंका से वापस कराची आया, वहाँ से पकड़ा गया। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि स्कॉटलैंड यार्ड अब इस मरहले में दाखिल हो गई है कि वो जो फाइनल एविडेंसेस उसने इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे कर रही है। और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक बरतानवी पुलिस 5वीं बरसी से पहले इस केस को बाकायदा चलान करके इसको आगे अदालत में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अजहर जावेद साहब जो तारिक मीर साहब की स्टेटमेंट आई उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसने डिनाई कर दिया और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद सरफराज मर्चेंट की एक स्टेटमेंट आ गई जिसके अंदर ये कहा गया कि शायद स्टेटमेंट का लुबे लुबाब ये है कि तारिक मीर साहब और अनवर साहब ये मान गए कि रॉ से फंडिंग होती थी। इन दोनों लेटर्स और स्टेटमेंट्स की क्या हकीकत है? जी कामरान साहब, ये जो अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि तारिक मीर साहब की स्टेटमेंट हकीकी नहीं है, गलत है, लेकिन अभी तक तारिक मीर साहब ने भी उसको डिनाई नहीं किया। स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एक वजाहत है लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो किस सवाल के जवाब में वजाहत है, किस रिकॉर्ड का मांगा था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सरफराज मर्चेंट का। सरफराज मर्चेंट का जो डॉक्यूमेंट ये हमारे पास मौजूद है जिसमें, और इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने मान भी लिया है। सर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जिस आखिरी पैराग्राफ पढ़े ना तो में लिखा है कि इंटरव्यूज अंडर कॉशन वर कंडक्टेड विद तारिक मीर एंड मोहम्मद अनवर इन 2012 इन रिलेशन टू अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग द इंटरव्यूज बोथ मिस्टर मीर एंड मिस्टर अनवर स्टेटेड दैट MKM वाज रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस डॉक्यूमेंट की जो लंदन मेट्रोपॉलिटन का डॉक्यूमेंट है इसकी तस्दीक हो गई है। इसकी सरफराज मर्चेंट ने की है। उसने कहा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट था, ये मैंने 2 MKM के लोगों को दिया था और उन्होंने ये कहा कि मैंने लीक नहीं किया। तो या उनकी तरफ लोगों को बताएंगे सरफराज मर्चेंट का MKM से क्या ताल्लुक है और किस लिए तफ्तीश अंडर तफ्तीश है?
सरफराज मर्चेंट बेसिकली कराची के एक ताजिर हैं जो यहाँ पे मुकीम है। जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ये हुई है कि ये MQM को पैसे देते रहे हैं, कैश देते रहे हैं मुबैना तौर पर, इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर, उसी के तहत उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और काफ़ी बड़ी जो ये थी अमाउंट थी। इस सिलसिले में ये जैसे कि हम पहले भी रिपोर्ट किया, आपके प्रोग्राम में पिछले 2 साल 3 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पुलिस ने इंक्वायरीज की हैं। ये तो अभी 2 लोगों के नाम आए, आप देखेंगे कि जब पूरा डाटा कंपाइल होगा, अभी इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट। आपको लगता है रॉ से फंडिंग अगर साबित हो भी जाए, खुदा ना खास्ता MQM की, तो इससे इमरान फारूक मर्डर केस पे, मनी लॉन्ड्रिंग केस पे कोई फर्क पड़ता है? वो नेगेटिव जा सकता है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए, या ये 2 सेपरेट इश्यूज होंगे? नहीं इमरान साहब, ये हैं 2 सेपरेट इश्यूज। लेकिन मसला ये हुआ कि जब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लेना शुरू किया है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बरतानिया की सरजमीन यूज़ हो रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ से फंडिंग हो रही है, उसके बाद से बरतानवी हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ये डिमांड कर रही है कि इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को मना किया जाए, और जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो बरतानवी हुकूमत को भी एक्टिव होना पड़ा है। ये सारी चीज़ें, ये सारा शाखसाना उसी चीज़ का है कि बरतानवी हुकूमत अब पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहती है कि आइंदा फ्यूचर में ये चीज़ें जो हैं यहाँ से नहीं होंगी। आपके ख्याल में जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की आके बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से कुछ अर्सा पहले, उसका कोई ताल्लुक है MQM के इस मामले से? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब यहाँ आए थे दौरे पे, तो वो तकरीबन 3 घंटे तक डाउनिंग स्ट्रीट पे रहे। डाउनिंग स्ट्रीट में उनकी बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात हुई, और उनका इशू सिर्फ यही था कि बलूचिस्तान में और कराची में इन इश्यूज़ पे जो फंडिंग हो रही है, ख़ासतौर पर रॉ कर रही है, उस पर उन्होंने बात की। और बाकी जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो उनके दीगर एडवाइजर्स हैं, उनसे उन्होंने तफसीली बात की, और उनका मुतालबा था कि ये सारी चीज़ें रोकी जाएँ। चोई निसार हुकूमत, और उनको भी अब आर्मी की ये लाइन टो करनी पड़ी है। चोई निसार इसमें काफ़ी मुखलिस है, उन्होंने बड़ा काम किया है यहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड और होम ऑफिस से मिलके। तो ये सारी चीज़ें हम जब देख रहे हैं, तो ये जो केस कंक्लूड हो रहा है, चोई निसार भी कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनसे ताउन कर रही है। अब वो लड़के भी सामने आ गए हैं, 3 लोग जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है। तो ये एक बड़ा, आप समझ रहे हैं कि बड़ा टाइम आ गया है कि केस को रैप अप किया जा रहा है। और जो ये जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है, इमरान फारूक मर्डर ना होता तो ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट ना होती। तो इसी इमरान फारूक को ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और देखिएगा कि आप इस तरह की MQM ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया, उसको मीडिया ट्रायल समझते हैं। आपके ख्याल में BBC का जितने भी कंटेंट और सोर्सेज हैं वो सारे उन्होंने पाकिस्तान से लिए हैं, तो क्या पाकिस्तान की दी हुई स्टोरी जिसमें BBC रिलाय कर रहा है सोर्सेज की, वो तस्दीक उसकी या मोतबर हो सकती है? वो कामरान साहब, आप देखें BBC की जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसमें उन्होंने उन लड़कों का जो यहाँ से भाग के गए थे, मोहसिन और कामरान, उनकी तस्वीरें भी दे दी थी, उनके वेयर अबाउट्स भी बता दिए थे। तो वो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो आप पीछे हमारी बिल्डिंग में हो रही है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तानी सोर्सेज से जो 1-2 चीज़ें मिली हैं वो मिली होंगी, लेकिन यहाँ के सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। जो उनको BBC के ओवन मैनेड जेंस को जो भी चीज़ मिली है वो यहाँ से मिली है, और बरतानवी हुकूमत का फंडेड इदारा है, आप समझते हैं BBC। तो आप समझ सकते हैं कि ये होम ऑफिस और बरतानवी हुकूमत की मंजूरी के बाद ये सारी चीजें ऑन एयर जा रही हैं। इस सारे एपिसोड में जुड़ी सबसे अहम खबर, जो तहलका खेज खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात के लिए, वो ये है कि ये इल्जाम सामने आया है कि शायद MQM ने जो है वो रॉ से फंडिंग की है यहाँ पे लंदन के अंदर। ये इल्जाम है जो BBC की डॉक्यूमेंट्री ने भी लगाया, और जो सरफराज मर्चेंट जो है उसने जिस लेटर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जिस लेटर को उसने कहा है कि लेटर सही है, उसमें भी ये इल्जाम फ्रंट पेज पे नजर आता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अनवर साहब जो MQM राब्ता कमेटी के अहम तरीन रुकन है लंदन के, और तारिक मीर साहब जो अकाउंटेंट हैं MQM के, उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है उस मुबैना स्टेटमेंट के अंदर, जिसको सरफराज मर्चेंट मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आकर ऑन कर चुके हैं, कि फंडिंग जो है MQM की वो रॉ से होती थी। रॉ की फंडिंग को लेकर ये जो मामला है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि इसके ऊपर हमने बेहतर मुनासिब समझा है कि बरतानिया के किसी बैरिस्टर, लॉ के एक्सपर्ट की राय ली जाए कि अगर खुदा न खास्ता ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है अल्ताफ हुसैन साहब पर, या उनकी पार्टी पर, या उनके पार्टी के किसी भी अरकान के ऊपर, कि उन्होंने रॉ से फंडिंग की थी और उसको फिर यूज़ किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश लॉ क्या कहता है कि बरतानिया के शहरी अगर एक दूसरी कंट्री से असला लें, फंडिंग लें, और उसके बाद उसको तीसरी कंट्री यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, तो उसके लिए बरतानिया का लॉ क्या कहता है? इसमें बात करते हैं बरतानिया के एक बैरिस्टर से। बैरिस्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। ये बता दीजिए कि जिस तरह के इल्जामात आ रहे हैं, अगरचे इल्जामात है लेकिन बड़े संगीन नौयत के हैं,
कि रॉ को फंडिंग होती रही है एमक्यूएम की तरफ से। ये इल्जाम खुदा ना खास्ता अगर सही साबित हो जाए तो बरतानिया का लॉ क्या कहता है कि बरतानिया के शहरी जो है वो अगर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से मदद लें, असला लें या नाजायज पैसा लें और उसको लेट सपोज पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जाए, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ की क्या इंप्लीकेशन होगी बरतानिया के अंदर? क्या बरतानिया अपनी सरजमीन को यूज होने देगा इस तरह इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए? जहां तक रॉ से पैसे आने का ताल्लुक है तो खाली ये कह देना कि रॉ से पैसे आ रहे हैं ये तो काफ़ी नहीं होगा। पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत जो 2007 का रेगुलेशन यहाँ पे चल रहा है, 2014 अक्टूबर में उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आई जिसमें टेररिज्म के हवाले से उन्होंने एडिशंस की हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका मकसद क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून सबसे पहले तो हरकत में आएगा कि उसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। अगर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एग्जांपल रॉ या इस तरह का कोई और अदारा है तो एक मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे मुल्क के शहरी को पैसे क्यों दे रही है, तो जाहिर बात है उसका सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो लेजिटिमेट नज़र नहीं आएगा। इस सूरत हाल में जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी कि वो यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर हम रॉ स्पेसिफिक या अल्ताफ हुसैन सब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इंकरेजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर काउंटर टेररिज्म एक्ट जो है हमारा यहाँ का 2015 का बड़ा रिसेंट एक बिल आया है, पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में उसको पास किया है। तो उसके तहत फिर यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें पुलिस है, MI5 MI6 वगैरह हैं, अदारे हैं, इनको इख्तियारात दे दिए गए हैं कि ये यहाँ से टेम्प्रेरी तौर पे डिपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसे लोगों को कोर्ट का ऑर्डर लिए बगैर। तो बिल्कुल बरतानिया किसी सूरत में अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगी किसी और मुल्क के लिए भी जहाँ पे उन्हें ये अंदाज़ा हो कि यहाँ का शहरी वहाँ पे दहशत गर्दी में मुलविस है। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइए कि ये तो मामला है इंटरनेशनल डायमेंशन का, लेकिन बरतानिया को के अंदर इंटरनल जो उनके लॉज हैं वो क्या कहते हैं कि आप एक ऐसा पैसा जो अनअकाउंटेड है, अगर ये खुदा ना खास्ता साबित हो जाए स्टेटमेंट से, या स्टेटमेंट खुद अगर ये कहती हैं, मुंह बोलती स्टेटमेंट्स हैं, अगर अनवर साहब की या तारिक मीर साहब की जो मुबैना स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये साबित हो जाएंगे ये उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट्स हैं, तो बरतानिया का लॉ क्या कहेगा कि ऐसा पैसा जो रॉ से आ रहा है क्या वो अनअकाउंटेड है या वो जायज़ है? हिंदुस्तान का पैसा बरतानिया में MQM या कोई और पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करे, क्या वो जायज है या वो वायलेशन होगी? बिल्कुल इस तरह का पैसा वायलेशन ऑफ लॉ है, और जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं और अगर वो वेरीफाई भी हो जाती हैं, ये साबित हो जाता है कि पैसा रॉ से आया है और यहाँ पे इलीगली तरीके से आया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग की आम अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो इट इज़ ए प्रोसेस कि जहाँ पे आप डर्टी मनी को क्लीन मनी कर लेते हैं, और उसमें अभी इन्होंने एडिशन किया है कि अगर वो पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसको देखेंगे। सोर्स ऑफ फंडिंग देखते हैं और डेस्टिनेशन ऑफ फंडिंग देखी जाती है। अगर उसका सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एन एग्जांपल रॉ है और उसका डेस्टिनेशन ऑफ फंडिंग वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो बिल्कुल कानून यहाँ का जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देता, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। बहरहाल ये साबित अभी करना बाकी है कि वाकई ये पैसा जो है वहाँ से आया है और पाकिस्तान की सरजमीन में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अभी तक स्टेटमेंट सामने आई हैं, लेकिन अगर ये केस की सूरत में कोर्ट में बात सामने आती है तो लामहला इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसका नतीजा सबके सामने आ जाएगा। बैरिस्टर साहब ये भी बता दीजिए कि क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग की कि अगर आपके पास से पैसा मिला है किसी के घर से या किसी के ऑफिस से अगर पैसा मिला है और वो सिर्फ ये कह दे कि उसको बाहर से रॉ से या किसी और मुल्क के लोगों की ने कैश इन हैंड दिया था तोहफे के तौर पर या वैसी कैश दिया था, तो क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकती है मुलजिम की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ना कंसिडर की जाए, या हर वो पैसा जो बैंक के जरिए नहीं आया उसको मनी लॉन्ड्रिंग ही तस्वर किया जाएगा बरतानिया में? देखिए, जो गिफ्ट की सूरत हाल है, पहली बात तो यह कि जो भी पैसा आपको यहाँ पे मिलता है भले वो गिफ्ट की सूरत में मिले तो HMRC जो है उसको आपने डिस्क्लोज करना होता है कि पैसे हमारे पास आए हैं, वो भले गिफ्ट की सूरत में आए हैं, वो कैश आए हैं, वो बैंक के जरिए आए हैं। अगर तो बहरहाल बैंक के जरिए आए हैं तो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग आसान है पता करना, लेकिन अगर वो गिफ्ट या कैश की सूरत में आए हैं तो फिर ये देखना होगा कि ये जो पैसे आए हैं आपके पास ये आपने HMRC को डिस्क्लोज भी किए हैं कि नहीं किए। अगर डिस्क्लोज नहीं किए तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएंगे,
और अगर वो पैसे जहां से आए हैं, जिसने भी गिफ्ट किए हैं, उनका सोर्स ऑफ फंडिंग डिस्क्लोज नहीं है, तो बेशक वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ही जुम्मे में आएंगे। लेकिन जितना एविडेंस सामने आया उसकी रोशनी में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ की प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना कि ये पैसा जो नजर आया है, जो पैसा पकड़ा गया है, जो अब रॉ की खबरें आ रही हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो ये इनफ होना चाहिए ये साबित करने के लिए ये पैसे का सोर्स, जो फंडिंग है, इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, और उसकी जो डेस्टिनेशन है फंडिंग की वो भी लेजिटिमेट कॉजेज के लिए नहीं है। बहरहाल बर्डन ऑफ प्रूफ फिर एमक्यूएम के ऊपर होगा, उनके वकला के ऊपर होगा कि वो साबित करें कि ये पैसा जो है रॉ से नहीं मिला, ये पैसा जो है वो गिफ्ट की सूरत में मिला है और उसका सोर्स ऑफ फंडिंग लेजिटिमेट है, जो कि मौजूदा जो हालात हमें सामने नजर आ रहे हैं उसमें उनके लिए साबित करना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, एमक्यूएम जो है इस सारे मामले को एक मीडिया ट्रायल भी कह रही है। बीबीसी की जितनी रिपोर्ट्स आई उसको मीडिया ट्रायल कहा गया है। तारिक मीर की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे जो है ये गलत प्रूव हुई, उससे भी एमक्यूएम के बयान को तकवीत मिल रही है कि ये एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। लेकिन उसके बाद सरफराज मर्चेंट की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी डैमेजिंग है ऑब्वियसली, मतलब कोई मूवमेंट के मौकफ के लिए। लेकिन क्या वाकई ये एक मीडिया ट्रायल है? इस पे पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफी की राय लेने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर, ये बता दीजिए कि एमक्यूएम की तरफ से ये डिफेंस दिया जा रहा है कि मीडिया पाकिस्तान का एमक्यूएम के पीछे पड़ा हुआ है, जंप टू द कंक्लूजन पे चला जाता है। तारिक मीर की स्टेटमेंट हो जो सोशल मीडिया के जरिए गलत साबित हुई या कोई और मामला हो, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ गया है एमक्यूएम के। व्हाट इज योर टेक? स्कॉटलैंड यार्ड और हुकूमत तो इतनी मोहतात है कि उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कोई इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। नहीं, असल में बात यह है कि मीडिया पे बड़ा कंट्रोल था एमक्यूएम का, बराह रास्त उनकी तकरीरें सुनाई जाती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि सरताबी करे। लाहौर में मुझे याद है चंद साल पहले उनका जलसा था, 5-4 हज़ार आदमी उसमें जमा हुए, कुल बहुत छोटी सी ग्राउंड थी, और 3 दिन मीडिया उसकी डुगडुगी बजाता रहा। अब जाहिर है सूरत हाल बदल गई है, वो खौफजदा करने की पोजीशन में नहीं है मीडिया को, तो अब मीडिया उनके साथ वही सलूक कर रहा है जो बाकियों के साथ करता है, खबर ही देता है ना मीडिया, उनका मौकफ तो देता है हमेशा। लंदन में भी उन्हें ये सहूलत हासिल थी कि वो बरतानवी हुकूमत के मेहमान थे, उनके लिए काम करते थे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, उनके कहने पे वीजे दिए जाते थे, वीजे वो बिकते भी थे। और बाद इत्तलात तो ये हैं, बाद लोग तो इस पर इसरार भी करते हैं कि वो MI6 के मेहमान थे। अब जाहिर है सूरत हाल बदल गई है, वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, उनकी वो यूटिलिटी ना बरतानिया के लिए रही है, ना पाकिस्तान में उनकी वो कुव्वत रही है। हर एक के तजादात एक दिन आश्कार होना होते हैं, उन्हीं के नहीं हुए, पीपल्स पार्टी के हुए, और वो भी बुरे हाल में है। आपको लगता है बतौर सहाफी के लंदन की क़यादत पर जो रॉ के हवाले से इल्जामात लग रहे हैं वो दुरुस्त हैं, या आपको लगता है कि वक्त साबित करेगा, या फिर ये साबित हो चुका? देखिए, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि वो इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन हम जजमेंट तो नहीं दे सकते। जजमेंट देना अदालत का काम होता है, न ये हुकूमतों का काम है, ना अखबार नवीसों का काम है। हम राय दे सकते हैं, हमारी राय में इन पे जो इल्जामात हैं कत्ल गारत के वो भी दुरुस्त हैं, भत्ता लेने के भी दुरुस्त हैं, शहर का अमन तबाह करने के भी दुरुस्त हैं, रा के साथ, MI6 के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के इल्जामात दुरुस्त हैं हमारी राय में। आपके ख्याल में इमरान फारूक मर्डर केस को लेकर पर्टिकुलरली पाकिस्तानी या बैनुल अक़वामी मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश किया है? मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके साथ बहुत नरमी की है। अभी तक उसमें खौफ का एलिमेंट बाकी है, मीडिया में लोग डरते हैं कि फिर किसी वक्त ताकतवर हो सकते हैं, और बरतानवी मीडिया ने तो उनका बड़ा ख्याल रखा है। लेकिन मीडिया तो मीडिया होता है ना, वो तो अवामी एहसासात के समंदर में जीने वाली मछली है मीडिया, तो उसे तो हकायक बहरहाल एक दिन पेश करना होते हैं, जल्द या बदेर, उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना ही होता है। लिहाजा मीडिया से उनका शिकवा तो बिल्कुल ही बेजा है। देखे ना जी, अल्ताफ हुसैन साहब तो खुद समझते हैं कि कुछ लोगों को माइनस करके जो है वो मामला चलाना चाहते हैं, और उन्होंने प्रेडिक्शन भी की है कि अगर उनको माइनस किया गया तो कराची जो है उसका हर मोहल्ला और हर सड़क जंग का मैदान बन जाएगी। नहीं, क्या राह वालों को और इंडियन मीडिया को और ब्रिटिश मीडिया को क्या हमने मैनेज किया है, पाकिस्तान ने मैनेज किया है? ये क्या बचगाना बात है। उनके तजादात थे वो आश्कार हो गए। देखिए, कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहता है कि अपना वो उसकी समत बदल दी जाए। लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ वो करते रहे हैं, जिसका वो एतराफ भी करते हैं दबे लफ्जों में और निजी गुफ्तगू में तो हमेशा करते हैं, कि अपनी समत वो खुद बदल लें, एक हेल्दी एटीट्यूड इख्तियार करें, ब्लैकमेलिंग का रवैया छोड़ दें, डराने धमकाने का छोड़ दें। उन पर बड़े संगीन इल्जामात हैं।
वली बाबर के कत्ल का इल्जाम आज का तो नहीं है, हकीम सईद के कत्ल का और सलाउद्दीन के कत्ल का आज का इल्जाम तो नहीं है, और 200 पुलिस अफसरों के कत्ल का इल्जाम आज का तो नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। तो वो ये अपनी रविश उन्हें खुद ही छोड़ देनी चाहिए। अभी उनके पास मोहलत है और ये मोहलत बड़ी नेमत है, अगर इससे वो फायदा नहीं उठाते तो बहुत खसारे में रहेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर एमक्यूएम का कोई मुस्तकबिल तो नहीं है, या आपको लगता है कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल है, क्योंकि उनके मुतबादिल क़यादत तो कोई उस लेवल की पैदा नहीं हो सकती? जनाबे वाला मीर तकी मीर का एक शेर है, मैं देखा कसरे फरीदों के दर ऊपर एक शख्स, हल्का जन हो के पुकारा कोई यहाँ है कि नहीं है। बड़े बड़े लोग चले गए, कुतुब और गौस चले गए, औलिया अल्लाह चले गए, बड़े बड़े अजीम फातहीन चले गए, अरसलान से लेके तो हनी बाल तक सब चले गए, औरंगजेब आलमगीर चला गया, बड़ी बड़ी अजीम सल्तनतें खत्म हो गई हमारी आंखों के सामने, रूस सिमट गया, सोवियत यूनियन, बरतानिया वापस चला गया अपनी हुदूद में। दुनिया बदलती रहती है, ये कारोबार हयात है, अजल से इसी तरह चलता है और अब तक इसी तरह चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो जिसको चाहे बनाएं, ये एमक्यूएम वालों का अपना फैसला है। अल्ताफ हुसैन साहब की जो जज्बाती कैफियत है वो ऐसी अब नहीं रही कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर सके। बनाया भी उन्होंने है और तबाह भी वो इसको खुद ही कर रहे हैं। कुरान मजीद का एक बुढ़िया की मिसाल देता है जिसने सूद काटा और फिर खुद ही उसे उधेड़ दिया वो। लेकिन अगर वो चाहते हैं उनके साथ तो जरूर उन्हें रखें, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन पॉलिसी बदलना होगी, रवैया बदलना होगा। अब वो रवैया नहीं चल सकता, माशरा उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सवाल इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का नहीं है, माशरा उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान का आपने व्यू सुना, व्यूज सीनियर तरीन सहाफी है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया एमक्यूएम के इस मीडिया ट्रायल के एलिगेशन के ऊपर। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। जी वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स। स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से। मैं आपको लेके जाऊंगा एमक्यूएम के पास और एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू सुनाने की कोशिश करेंगे आपको कि इस सारे मामले वो क्या कहते हैं। जी फारूक सत्तार साहब, ये बता दीजिए कि जो रॉ से फंडिंग का इल्जाम है बीबीसी ने लगाया, बड़ा संगीन इल्जाम है, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुकी हैं। आप उस बयान की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने नहीं, बल्कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन जो खुद लंदन में हैं, और जाहिर है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो तहकीकात या इमरान फारूक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन का, दोनों में कायदे तहरीक अल्ताफ भाई से भी इन्वेस्टिगेशन की गई हैं। और उस लेवल पे कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने कहा है कि भारत से फंडिंग का मामला हो, रॉ से किसी तरह के ताल्लुक का मामला हो, ये सरासर बुहतान है। एमक्यूएम का कभी भारत या भारत की किसी एजेंसी रॉ से कोई ताल्लुक नहीं रहा और कोई फंडिंग जो है वो हमने भारत से वसूल नहीं की है। फारूक साहब, ये तो आप वजह फरमा रहे हैं कि तारिक मीर के बयान को बरतानी पुलिस ने डिसोन कर दिया, लेकिन सरफराज मर्चेंट के बयान को डिसोन नहीं किया, जिसके अंदर ये कहा गया है पुलिस की इंटरव्यू के अंदर कि पुलिस को इंटरव्यू देते हुए अनवर साहब ने ये एतराफ किया कि वो रॉ से फंडिंग एमक्यूएम लेती रही है। हो सकता है अल्ताफ हुसैन साहब को इसका नाम पता हो, लेकिन अनवर साहब को इसका इल्म है अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट। तो आप तो अनवर साहब से मिलते रहते हैं लंदन सेक्रेटेरिएट में, तो आपने अनवर साहब से पूछा कि उन्होंने पुलिस को कोई ऐसा बयान दिया जिसमें रॉ से फंडिंग के मुतालिक बात हुई है, या इस पर आपका नो कमेंट होगा? देखिए, लंदन पुलिस ने अगर सरफराज मर्चेंट के किसी स्टेटमेंट को ओन किया तो वो अलहदा बात है, लेकिन अनवर साहब का तो अपना बयान होगा। सरफराज मर्चेंट की गवाही पर अगर लंदन पुलिस कोई बात कर रही है तो मैं उसको भी जो है वो नहीं मानूंगा, जब तक कि लंदन पुलिस बराह रास्त मोहम्मद अनवर या तारिक मीर के बारे में खुद कोई बात करे और उस बयान को फिर जो अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान लिया या इन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है उसे इस मुकदमे का हिस्सा बनाए। मैं समझता हूं ना कि वो वक्त आ रहा है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और हमारी जो मालूमात है उसमें राब्ता कमेटी ने और अल्ताफ भाई ने बहुत अथॉरिटी के साथ ये बात कही है। और अगर मोहम्मद अनवर और तारिक मीर राब्ता कमेटी के रुकन हैं, पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, तो जब राब्ता कमेटी ये बात कर रही है और अल्ताफ हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं, तो हम पूरी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बात कर रहे हैं जिसमें मोहम्मद अनवर और तारिक मीर शामिल हैं। वजारत दाखिला के बावसूख जराये से जो इतलात आ रही है उसमें पता चला कि इमरान फारूक मर्डर केस के अंदर मौजम अली, मोहसिन, खालिद शमीम, इन तीनों ने
कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुबैना तौर पर लंदन में साजिश तैयार हुई और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 रहनुमाओं का नाम दिया है जिन्होंने मुबैना तौर पर इस कत्ल के मुतल्लिक उनको ब्रीफिंग दी या हुक्म दिया। फारूक सत्तार साहब, आपकी पार्टी या आप तैयार हैं इस इतने बड़े तूफान को डील करने के लिए अगर ये खुदा ना खास्ता सही साबित हो गया? जो गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो चीजें हो रही हैं कि पहले ये कहा गया कि कोई 2 अफराद या 3 अफराद पहले से गिरफ्तार हैं और बरतानिया की हुकूमत ने उन्हें मांगा भी है, मतलूब हैं, और ओवन बेनेट जोन्स की इससे पहले की जो स्टोरियां आई हैं उसमें भी उसने ये कंफर्म किया है कि यूके की गवर्नमेंट ने उनको मांगा है। लेकिन उसके बरक्स अब ये बताया जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये रिसेंटली और हाल ही में गिरफ्तार हुए। तो सबसे पहले तो ये जो सारी कहानी का बैकग्राउंड है उसमें सबसे बड़ा झोल तो ये है। बात ये है कि अगर सही कातिलों को आपने पकड़ा है और उन सही कातिलों को बरतानिया की अदालत में उनके सही एतराफी बयानात के साथ जो वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भी बाद में देंगे, तब जाके असल मुकदमा शुरू होगा। उससे पहले जो कुछ भी हो रहा है, वजारत दाखिला ने भी ऑफिशियली नहीं कहा, ये सारी खबरें लीक कराई गई हैं और ये बयानात भी इसी तरह लीक कराए गए हैं और ये कहा जाता है कि ये बयानात हैं और ये लिए गए हैं। ये एमक्यूएम को दीवार से लगाने के लिए किए गए हैं। ये लंदन की अगर लीडरशिप को इम्प्लीकेट करने के लिए गए हैं तो ये फिर वही -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है, उसको जो है वो एंडोर्स किया जा रहा है। ये तो फिर वही साजिश है जो एमक्यूएम के खिलाफ हो रही है। फारूक साहब, अभी अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में ऑफिस में आए थे, लंदन ऑफिस जो एमक्यूएम का, तो किस तरह आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है? उन किस हालत में है वो इस वक्त? ऑब्वियसली बहुत दबाव है मीडिया का भी और ट्रायल का भी, तो कोप अप कर पा रहे हैं इस तमाम दबाव को बीइंग अ लीडर? मैं ये समझता हूं कि देखें, वो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर उनको है, फिर उनके हार्ट में स्टंट्स भी हैं और उन्होंने ये बात खुद कई इंटरव्यूज में भी बताई हैं। और जाहिर है कि ये जो सारी सूरत हाल है उसका दबाव है, उसका स्ट्रेस है। लेकिन जो अभी हमारी मुलाकातें रहीं, मैं वहाँ गया और मेरे और साथ जो थे, जो हमारी मुलाकात रही, तो एक खुशाइन बात मैं अपने कारकुनों के लिए भी और लोगों के लिए कहूँगा कि उन्होंने अपने वजन पर बहुत कंट्रोल किया है और जो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा, वो बहुत एजाइल और अलर्ट भी हैं इस वक्त, मेंटली तौर पर सारी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड भी उस तरह से कर रहे हैं, इस चैलेंज को जिस तरह फेस करना है। और तीसरी बात यह कि बहुत अब वॉक कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और इससे पहले उनके पैर में वॉट्स थे जिसकी वजह से वो चलने फिरने से भी कासिर हो गए थे। तो ये 2-3 फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपने एमक्यूएम की राय सुनी, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ अर्सा पहले हमने रिकॉर्डिंग की थी यहाँ पर आके बरतानिया के हाजिर सर्विस एक जज की इमरान फारूक मर्डर केस के ऊपर। बरतानिया के जज ने क्या कहा, आपको दोबारा वो ब्रीफली सुनवाते हैं और वापस आते हैं यहीं पे स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर, जहाँ पर हम आपको मजीद अपडेट्स दे रहे हैं इमरान फारूक मर्डर केस के ऊपर, जो हमारे नज़दीक अब बेसिकली फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा है। जज मेहता, ये बताइए कि इमरान फारूक कत्ल केस पर स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि इसमें सियासी वजूहात शामिल थी। आपके नजदीक बीइंग अ जज, किसी भी कत्ल में साजिश का ताना बाना कहां से शुरू होकर कहां तक जा सकता है? साजिश का तस्वुर यकीनन एक दिलचस्प और अहम मजमून है। इसी सिलसिले में जजेस ही ज्यूरी को बताते हैं कि साजिश आखिर है क्या या इसके हकीकी मानी क्या है। मसलन एक बैंक में डकैती हुई, एक आदमी ने बंदूक की नोक पर बैंक मुलाजिम से पैसे लेने का मुतालबा किया और इसके अलावा जो शख्स बाहर खड़ा अंदर गए चोर का इंतजार कर रहा है, ये एक सबूत है कि चंद लोग मिलकर चोरी के नजरिए से साजिश सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब में वो लोग भी शामिल हैं जो दूर सड़क पर खड़े पुलिस पर नजर रख रहे हैं और वो भी जो दूसरे शहर में बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं। ये सब कार्रवाई में बराबर के शरीक हैं। केस की पैरवी करने वाले ही इस सिलसिले पर नजरसानी करके नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैसे ये कार्रवाई सर अंजाम पाई। जो मुझे हकीकत समझ आई है, जो आपने हकाइक बयान किए अल्ताफ हुसैन के केस में, पुलिस भी यकीनन दिलचस्पी ले रही होगी इस केस में तफ्तीश करने के लिए
और ये इस बात से साबित हो रहा है कि उन्होंने उसके घर की छानबीन की है और बहुत सारा वक्त उससे सवालात और तफ्तीश में गुजारा, क्योंकि पुलिस ये मालूम करना चाहती है कि मौका वारदात के वक्त अल्ताफ हुसैन कहाँ थे, और इससे पुलिस ये भी जानना चाहती है कि आखिर अल्ताफ हुसैन मौका वारदात के इर्द गिर्द मौजूद था या नहीं, उनकी कातिल के साथ क्या बातचीत हुई, और ये उनके फोन या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बगैर मुमकिन नहीं है। ये चीजें वक्त लेती हैं। स्कॉटलैंड यार्ड अगर इस कार्रवाई पर वक्त लगा रही है और एक ऊंचे दर्जे की कार्रवाई हो रही है तो यकीनन वक्त लगेगा। इसका खोज लगाना एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल फैसला है कि आखिर मुजरिम को तैयार करने वाला शख्स कौन था और कातिल और उसको हुक्म देने वाले शख्स के दरमियान क्या ताल्लुक है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, जो मेरे मुताबिक मुश्किल है साबित करना, कि अगर मामला सियासी है तो फिर ये मुहर्रिक के जुमरे में शामिल कर लिया जाए। पुलिस अभी तक शवाहिद इकट्ठे कर रही है कि आखिर कत्ल कैसे हुआ, किसने करवाया और कौन कौन शामिल था। ये सब पस मंजर मुहर्रिक में शामिल है। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कत्ल किसने किया, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि हुक्म किसने दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पता चले कि गोली किसने चलाई, और प्रोसिक्यूशन इसके बगैर भी हो जाता है। आपने बरतानवी जज की बात सुनी। ऑब्वियसली अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, वो जमानत पे रिहा है। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त कोऑपरेट कर रही है इंग्लिस्तान के साथ, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ बड़ी बढ़ चढ़ कर, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। रॉ की फंडिंग से लेकर जो मामला है इमरान फारूक मर्डर केस का, उसमें उनकी क्या राय है। अच्छा हजूर ये बता दीजिए कि इस वक्त रॉ की फंडिंग के इल्जाम को लेकर मुतहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान क्या समझती है, और उन्होंने उस इल्जाम की सदाकत पे यकीन करती है और समझती है कि ये एक बेहुदा इल्जाम है एमक्यूएम के ऊपर। और अगर आप इसको समझते हैं कि ये सही इल्जाम है तो आपका इस पे क्या टेक है। अब तक आपने इसको किस लेवल पे लेके गए हैं कि इंडिया के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएन के सामने उठाया जा रहा है, या एमक्यूएम की क़यादत से बात की जा रही है। व्हाट इज द टेक ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन इट? शाहिद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इल्ज़ाम किसी मीडिया ग्रुप की तरफ से नहीं लगाया गया, ना किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ से लगाया गया है, बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एमक्यूएम से तल्लक रखने वाले दो बहुत अहम अरकान ने स्कॉटलैंड यार्ड को दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ भी किया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जाहिर है कि किसी भी मुल्क के लिए, उसकी सलामती के लिए ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। हम इसके हकायक को जानने के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, क्या उन दोनों अरकान ने ऐसा बयान स्कॉटलैंड यार्ड के पास रजिस्टर कराया है। बदकिस्मती से इन दोनों ने, जिनमें से तारक मीर साहब भी जो उनके बहुत अहम रुकन हैं एमक्यूएम के, फिर अनवर साहब हैं वो भी बहुत ही अहम रुकन हैं एमक्यूएम के, उन दोनों की तरफ से ना सिर्फ तरदीद नहीं की गई बल्कि उन दोनों में से कोई भी बरतानवी डिफेमेशन लॉ के तहत अदालत में भी नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकवीयत देती हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है कि वो इसकी तफसीलात हासिल करें। प्रोफेसर, स्कॉटलैंड यार्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सेस दिए मुल्ज़मान के हवाले से जो इमरान फारूक कत्ल केस से मतलूब है। ये वजारत दाखिला ही के बावसूख जराए से इतला भी आई है कि खालिद शमीम, मौज़म और मोहसिन तीनों ने इकरार कर लिया कत्ल का, और ये भी कहा है कि साजिश लंदन में तैयार हुई और मुतहदा के 4 रहनुमाओं के मुबैना तौर पर नाम लिए हैं। नाम अगर उनके सामने है, लेकिन आप बतौर हुकूमत के तर्जमान तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि इन तीनों मुल्ज़मान ने इतराफ कर लिया है कि ये लंदन में साजिश हुई और जो जिस तरह उन्होंने मुतहदा पर इल्जाम लगाया। शायद इमरान फारूक साहब का कत्ल जो है अलमिया है, एक हमारा पाकिस्तानी दियार गैर में इस तरीके से बेचारगी से मारा जाए। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि हुकूमत स्कॉटलैंड यार्ड ने तफ्तीश करके मुजरमों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और उसमें उन्हें कई कामयाबियां भी हासिल की। मैं सिर्फ इस हद तक तस्दीक कर सकता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान इस कत्ल की तहकीकात में पूरी मावनत कर रही है, अपनी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही है, अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही है।
खुद हुकूमत पाकिस्तान ने चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी हदायत पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम FIA की भी बना दी गई है, जो इस कत्ल में मावनत करने वालों के बारे में भी तफ्तीश करेगी और स्कॉटलैंड यार्ड के साथ राब्ता रखने में और उनकी मावनत करने में भी मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे मामले को लेकर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर मजीद आपसे बात की जाएगी। हमारे साथ रहिए। इमरान फारूक मर्डर केस अपने आखिरी मराहिल में है। बहुत से लोगों के नज़दीक नाकदीन और जो तजिया निगार हैं वो समझ रहे हैं कि इसमें इंसाफ का बोलबाला होगा। एक ऐसा क्राइम जो लंदन की सरजमीन पे हुआ, उसमें सब लोगों को इंसाफ चाहिए, उसमें बरतानिया की हुकूमत को इंसाफ चाहिए। वो ये कभी नहीं चाहते कि बरतानिया भी किसी बनाना रिपब्लिक की तरह एक सेफ हेवन बन जाए जहाँ पर लोग किराए के कातिलों के जरिए कत्ल कराएं, ख्वाह वो पॉलिटिकल मर्डर्स हैं या पर्सनल मर्डर्स हैं। बरतानिया को इंसाफ चाहिए, इस लिहाज से उनकी गवर्नमेंट को इंसाफ चाहिए। सबसे बढ़कर अल्ताफ हुसैन साहब को इंसाफ चाहिए। उनके ऊपर इस जब से कत्ल हुआ है इमरान फारूक साहब का, मीडिया से लेकर बैनुल-अक़वामी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया, तजिया निगार, नाकदीन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बेतहाशा इल्जामात की भरमार है अल्ताफ हुसैन साहब पर। वो अभी तक इनोसेंट है अनटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, लेकिन उनका जो इमेज बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर वो बड़ा भयानक है और हो सकता है वो इमेज गलत प्रूव हो जाए जब या ट्रायल चले या ट्रायल चलने की नौबत ही ना। इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब को भी इंसाफ चाहिए सारे मामले में। इसलिए जितनी जल्दी इमरान फारूक मर्डर केस रिजॉल्व होगा, अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी पार्टी MQM भी सुख का चैन लेगी। MQM को भी इंसाफ चाहिए। कराची के अंदर उनके खिलाफ उनके ओपोनेंट्स पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं सारे मामले को लेकर। इमरान फारूक मर्डर केस में MQM को जोड़ा जाता है, अल्ताफ हुसैन साहब को जोड़ा जाता है, वन वे और दी अदर वे, और उससे बढ़कर मनी लॉन्ड्रिंग का मामले को भी जोड़ा जाता है। तो ये मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व होगा, इससे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी इंसाफ मिलेगा और फिर कराची के लोगों को भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनका नाम भी और उनके हालात भी हमेशा टेंस रहते हैं। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब स्पीचेस करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंट स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो वो ये कह रहे थे कि कराची की गली कूचों के अंदर जो है वो एक जंग शुरू हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। तो कराची की आवाम को भी सुकून लेने का राइट है। ये फैसला जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी इसमें लोगों के लिए भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा था स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर से। इमरान फारूक मर्डर केस पे लम्हा बलम्हा हम फ्रंट लाइन से आपको कवरेज करते रहेंगे और पाकिस्तानी मीडिया की जितनी भी असम्पशंस हैं उनको भी जवाब चाहिए जो उन्होंने सवालात और नुक्ते उठाए पिछले 2, 2.5, 3 सालों में इस मर्डर को लेकर, और वो जवाब जल्द मिलने वाला है इसी हेडक्वार्टर से जहां से मैं खड़ा आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही। हमें नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए।